हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो फर्स्ट यूनिट थी उसको कंप्लीट कर लिया था एक ही वीडियो में, क्योंकि ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब आज की क्लास में हम राजा राम मोहन रॉय स्टार्ट करेंगे, मीन्स आपकी सेकेंड यूनिट। इसमें आपको राम मोहन के राइट्स पढ़ने हैं। बेसिक जो आपको थ्योरी पढ़नी है वो है राइट्स की, कि अधिकार उन्होंने क्या बताए थे। ठीक है, तो लेकिन इसको पढ़ने से पहले अब आप सीधा सीधा अधिकार तो लिखोगे नहीं, तो उसका कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ और चीज़ें जो उन्होंने करी थी अपनी पूरी लाइफ में, उन सभी चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। बाकी जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं आप उसके अंदर से उसको ऐड ऑन कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप सारी चीज़ों को देखते हैं, बेसिक की मतलब कौन कहाँ किसका जन्म हुआ, उन्होंने क्या क्या करा, क्या नहीं था, माता पिता के नाम वगैरह वगैरह बहुत सारे। लेकिन राजा राम मोहन रॉय में ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखने की है कि राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। मॉडर्न इंडिया का जो जनक है वो राम मोहन रॉय हैं, या फिर जो इंडियन रेनेसेंस के फादर हैं वो भी राम मोहन रॉय ही हैं। अब आप लोग बोलोगे कि मैम हमने तो गूगल पे किसी और का नाम देखा था, बट मैं आपको क्लियर बता दूं वो नाम गलत है। अगर इंडियन रेनेसेंस आपसे पूछा जाता है कि उसके फादर कौन है, तो सिर्फ और सिर्फ राम मोहन रॉय ही हैं। ठीक है, अब आते हैं हम आगे कि राजा राम मोहन रॉय का जन्म बंगाल में 1772 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 15 वर्ष की आयु तक उन्हें बंगाली, संस्कृत, अरबी, फारसी का ज्ञान हो गया था। ठीक है, सिर्फ 15 वर्ष की आयु तक उनको इन सब लैंग्वेजेस का ज्ञान हो गया था। किशोरावस्था में उन्होंने काफ़ी भ्रमण किया। उन्होंने 1809 और 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी काम किया था। अब आप याद करो, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इंडिया में 1600 में आई थी, और बेसिक जो था उसने 1813 में इंडिया पे आक्रमण किया था, मतलब पूरा हुकूमत कर ली थी। तो वो चीज़ की उसके 2 शताब्दी के बाद 1800 की बात है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा विदेश इंग्लैंड और फ्रांस भ्रमण भी किया था। ठीक है, अब ये वाली बात आगे क्या आती है कि उनको जो आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, उसको देखते हुए कि इनकी बहुत छोटी लाइफ में शादी भी हुई, बहुत छोटी लाइफ में इन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस को भी जाना, मतलब बहुत कम टाइम में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को जान लिया था। अब एक सवाल ये उठता है कि इन्होंने किस समाज की स्थापना करी थी। हिंदू समाज की कुरीतियों के घोर विरोध होने के कारण 1828 में उन्होंने ब्रह्मा समाज नामक एक नए प्रकार की समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ कि राजा राम मोहन रॉय की 3 शादियाँ हुई थी। सबसे पहली शादी 9 साल की उम्र में हुई थी, जिनकी वाइफ जल्दी से मर गई थी। दूसरी शादी उनकी जो थी 12 साल की उम्र में हुई थी। दूसरी शादी से इनको 2 बेटे हुए थे, और तीसरी शादी भी इनकी वाइफ जो 15 साल की उम्र में हुई थी वो भी ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रही थी। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं कि ब्रह्म समाज तथा आत्मीय सभा के संस्थापक और आजीवन रूढ़िवादी रिवाजों को दूर करने के लिए प्रयास राजा राम मोहन रॉय का 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में निधन हो गया था। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की कोशिशें करी, जैसे सब जानते हैं, आज तो सभी जानते हैं कि राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए बेसिक जाने जाते हैं, कि उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया था। सती प्रथा बेसिक हमारी थी क्या, उसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम इंट्रोडक्शन कंटिन्यू करते हैं दोबारा। वो जो थे वो आपको ये जो ब्रह्म समाज मैंने पढ़ाया है, इन्होंने ये इसलिए स्थापना करी थी कि पहले के टाइम पर इन्होंने बोला कि हिंदुओं में ज़्यादा से ज़्यादा अंधविश्वास भरा हुआ था, कि भाई 7 समुंदर पार नहीं करना, वो हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ, ऐसा होगा तो हम मर जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे, या फिर और भी तरीके की बातें। और उन तरीक़ों की बातों में उन्होंने सती प्रथा को भी ऐड करा, बाल विवाह को भी ऐड करा, कि उन्होंने ये वाली बात को लिखा था अपने कुछ बुक्स में कि मुझे 9 साल की उम्र में जब शादी हुई वो बाल विवाह था। मुझे सिर्फ इतना था, जैसे महात्मा गांधी बोलते हैं ना कि शादी का मतलब हम ये समझे थे कि खाने को अच्छा अच्छा मिलेगा, रिश्तेदारों के साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी जी की भी शादी उसी उम्र में, छोटी उम्र में हुई थी। तो वही चीज़ राजा राम मोहन रॉय ने भी बताया कि मुझे शादी की समझ सिर्फ इतनी थी कि भाई मुझे खिलौने मिलेंगे, गिफ्ट्स वगैरह मिलेंगे शादी में, और मेरे साथ एक लड़की होगी बैठी हुई, उसके साथ सब जब चले जाएंगे तो मैं खेलूँगा। मतलब वो इस टाइप की चीज़ें कि जो बच्चों के दिमाग में होती है, वो सारी चीज़ें बताई थी उन्होंने। अच्छा, एक लास्ट चीज़ और
जो इंट्रोडक्शन में आपको ऐड करनी है, राजा राम मोहन रॉय का नाम राजा किसने रखा था। देखो, राम मोहन रॉय जो थे, दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर II मतलब जहांगीर की बात हो रही है, उनकी पेंशन से रिलेटेड कुछ शिकायतों के लिए ना इंग्लैंड गए थे। ठीक है, तो फिर उनकी पेंशन आ गई थी अकबर II की मतलब जहांगीर की। तो उसके बाद जहांगीर ने राजा राम मोहन रॉय को राजा का पद दिया था, तब से राम मोहन रॉय का नाम राजा राम मोहन रॉय पड़ा था। ठीक है स्टूडेंट, सो मैंने ये बता दिया कि उनका देहांत हो गया। अब देहांत होने के बाद एक चीज़ और कि काफ़ी सारी चीज़ों में आपने नोट करा जो फर्स्ट ईयर से आप पढ़ रहे हैं कि हर एक के मरने के बाद उनकी कृतियाँ पब्लिश हुई थी, मतलब बाहर आई थी। तो वही चीज़ इनके साथ भी हुआ था। इनकी कुछ पुस्तकें थी, उनमें से सबसे स्पेशल जो थी तोहफ़तुल मुबाहिदीन थी, और इसी के अंदर उन्होंने हिंदू धर्म की कुछ चीज़ों को बताने की कोशिश करी है। इनफैक्ट हिंदू धर्म के अलावा इन्होंने इस्लाम का और बाइबल का बहुत सारी चीज़ों का एक साथ मिश्रण करके बताकर ये बताया है कि इंसान को उसकी मर्ज़ी से ही जीने का अधिकार है, आप किसी को किसी के साथ मार नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे, और वो है हमारा ब्रह्म समाज का भी देख लो। जो ब्रह्म समाज था उसमें ट्रस्ट डीड में निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रावधान रखे गए थे। सबसे पहला, सभा ब्राह्मण की पूजा के लिए पंच के किसी भी देश के बिना सभी के लिए सार्वजनिक बैठक का स्थान होगा। ये मतलब ये रहेगा कि भाई नॉर्मली कि आप जैसे ही होता था ना कि ब्राह्मण और ये सबसे ऊपर होते हैं, शूद्र वैश्य नीचे होते हैं, तो ये नहीं रखा जाएगा। दूसरा पॉइंट ये रखा गया कि सभी भवनों पर अनुमति के लिए कोई मज़ेदार अनुष्ठान, ये सभी भवनों में अनुमति के लिए कोई ये नहीं होगा कि भाई मैं ऊंची जाति का हूँ तू नीची जाति का है तो अलग अलग होके बैठो, नहीं, सब इक्वल होके बैठेंगे। सभा भवनों के भीतर किसी भी प्रकार की मूर्ति चित्र पेंटिंग को स्वीकार नहीं किया जाना था। क्यों? क्योंकि उन पेंटिंग्स में ज़्यादातर वो दिखाते थे, दासों को दिखाते थे, और उन दासों को छोटी जाति के लोग जो होते थे स्पेशली उनको पॉइंट आउट करके दिखाते थे कि हाँ ये दास ये हैं। तो इन्होंने ब्रह्म समाज के अंदर इन चीज़ों को बताया था। अब है आपकी भारत में आधुनिक शिक्षा की पहल। ठीक है, आधुनिक शिक्षा, जब आपने पीछे पढ़ लिया कि आधुनिक भारत की और इंडियन रेनेसेंस के फादर हैं, तो आधुनिक शिक्षा की पहल भी इन्हीं की तरफ से की गई थी। देखो, किसी भी जगह के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बोला कि भाई मैं शिक्षा को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, अगर शिक्षा नहीं होगी तो कोई कहीं भी अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि इंडिया की सबसे पहली शिक्षा निःशुल्क होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास, जो छोटे तबके के लोग होते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो पढ़ लिख सके, तो स्पेशली उनको मद्देनज़र रखकर उन्होंने ये वाली बात बोला कि भाई निःशुल्क रखो ताकि सभी लोग पढ़ सकें। उन्होंने इस बात को बोला कि शिक्षा का विस्तार समाज के निरंतर से होना चाहिए, मतलब कि भाई जैसे जैसे समाज में डेवलपमेंट होते जा रहे हैं उसी के साथ शिक्षा को डेवलप करो ताकि सभी लोग पढ़ लिख सकें। क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया के साथ क्या अपना बिहेव रखते थे ये बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। ठीक है, जैसे उन्होंने आगे ये बोला कि देश में संस्कृत पाठशालाओं में जैसे शिक्षा दी जाती है वैसे ही चलती रहे। मतलब वो संस्कृत को इतना इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहे थे क्योंकि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी ही इंडिया के अंदर अपनी सभी चीज़ों को बहुत जल्दी से फैला दिया था। उनकी लैंग्वेज थी, उनका रहन सहन था, खाना पीना था। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर आप कहीं पर आक्रमण करोगे और आपका जो नेचर होगा, संस्कृति होगी, आप उसी को ही वहाँ पर फैलाओगे। तो इसलिए इन्होंने संस्कृत पाठशालाओं पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। इन्होंने बोला कि इन विद्यालयों की शिक्षा विधि को भी उन्नत किया जाए, कि जो चीज़ आप संस्कृत का रख रहे हो वो चीज़ आपको संस्कृत में रखनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश भी पढ़ा रहे हो तो डजेंट मैटर, आपको संस्कृत रखनी ही चाहिए। क्योंकि जो हमारे इंडिया में बेसिक पुरानी जो देखी जाती हैं लैंग्वेजेस, उसमें संस्कृत के जैसे कबीर हैं या फिर और भी थे, दोहे लिखे, वो सब लिखे, तो उन्होंने संस्कृत में ज़्यादा लिखे थे। तो इसका मतलब ये है कि संस्कृत बहुत ज़्यादा उस टाइम पे चलती थी, तो इसलिए इन्होंने संस्कृत पे जोर दिया। उन्होंने बोला साथ ही अंग्रेज़ी की शिक्षा भी रखनी है। फिर उसके बाद 1823 में जो जनरल लॉर्ड एमहर्ट थे, इनकी फ़ोटो मैंने लगाई है, इनके साथ मिलकर इन्होंने इंग्लैंड के अंदर इस चीज़ को काफ़ी फैलाया कि आप लोग प्लीज़
लोगों के लिए शिक्षा को आगे बढ़ाओ। क्योंकि राजा राम मोहन रॉय अकेले ये काम नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने अपने एक अमेरिकन फ्रेंड जो इनके दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, उसको पत्र लिखकर बोला कि प्लीज़ आप हमारे लिए इंडिया में शिक्षा विधि की या फिर इन सब के लिए बातचीत आगे बढ़ाओ। ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के अंदर चेंजेस ज़्यादा से ज़्यादा आने लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस तभी आएंगे जब शिक्षा सामने रखी जाएगी। ठीक है। ठीक है। फिर जैसा कि सब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले इंडिया में 3 राज्यों में अपना आक्रमण किया था, और उन्हीं 3 राज्यों में से एक राज्य में राजा राम मोहन रॉय ने कॉलेज खोला था 1817 में, और वो राज्य था कलकत्ता। ठीक है। कलकत्ता में उन्होंने जब कॉलेज खोला तो उसके बाद धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ता गया, और लोगों ने मतलब इंडियंस जो थे उन्होंने वहाँ पे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एडमिशन भी लेने शुरू कर दिए थे। ठीक है। तो उसके बाद ये कि उन्होंने ये बोला कि भाई आप जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते हो उसका कोई मकसद नहीं है। अगर आप किसी को उसके धर्म के बिहाफ पर मार रहे हो तो उसका भी कोई मकसद नहीं है। मैंने खुद बाइबल पढ़ी है, मैंने खुद कुरान पढ़ा है, मैंने खुद गीता पढ़ी है, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा है जिसको देखते हुए आप लोग मार रहे हो। तो इन्होंने ऐसा बोला था। उसके बाद फिर टाइम आया हमारा 1822 का, और उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल खोला था। एंग्लो हिंदू स्कूल खोलने के बाद उन्होंने इसके अंदर ये बोला कि अंग्रेज़ी भाषा भी इसमें पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिशर्स का ज़्यादा दौर चल रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आउट ऑफ इंडिया भी जाना पड़ता था। जैसे हमारे बहुत सारे फिलोसफर थे, राजा राम मोहन रॉय हैं, अंबेडकर हैं, रामानुजन हैं, ये सब आउट ऑफ इंडिया पढ़ने गए थे लंदन में या फिर इंग्लैंड में। तो वो चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है। अब आगे आती है, इन्होंने बोला कि एक चीज़ और कॉलेज के अंदर रखनी है, और वो है बच्चे की मातृभाषा, कि बच्चा जो अपनी माँ की लैंग्वेज बोलता है वो मातृभाषा उसकी रखनी ज़रूरी है। अब वो हिंदी हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, क्योंकि उसके अंदर जो ब्रिटिशर्स के बच्चे थे वो भी पढ़ने आते थे। ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही है कि उसमें उन्होंने उनके कौन कौन प्रारंभिक छात्र में उनके पुत्र राम प्रसाद प्रिंस, द्वारकानाथ ठाकुर के पुत्र देवेंद्रनाथ और नंद किशोर बसु के पुत्र राजनारायण बसु प्रमुख थे। मतलब इनका काम जो था बहुत ज़्यादा वो रखा जाता, और इनको जैसे होता है ना स्कूल में मॉनिटर बनाना या हेड बना देना, वही काम राजा राम मोहन रॉय ने इनको दे रखा था। ठीक है। अब फिर वापसी आए थे 1817 के टाइम पे। 1817 में डेविड हेयर नाम के जो इंसान थे, अंग्रेज़ थे, इनके साथ मिलकर इन्होंने भारत में शिक्षा की उन्नति कर ली थी। ठीक है। पहले इनके साथ मिलके करी, देन उसके बाद डेविड हेयर के साथ मिलके करी। ठीक है। तो इस चीज़ को, इनके नाम याद रखने आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर बात आती है आगे की, तो उन्होंने इस कॉलेज के अंदर भूगोल को, मतलब ज्योग्राफी को, साइंस को और फिलॉसफी को और पॉलिटिकल साइंस को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी कि इस कॉलेज के अंदर जो या फिर ये स्कूल के अंदर हम ये सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो ये थे इनके आधुनिक शिक्षा की पहल भारत के अंदर। अब आएंगे इनके धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक दृष्टिकोण में ये जो मैंने फ़ोटो लगाई है, सती प्रथा को ख़त्म करने वाले राजा राम मोहन रॉय, ये ट्रू है। सबसे पहले जो सती प्रथा पे फोकस किया था वो राजा राम मोहन रॉय ने ही करा था। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आधुनिक बंगाल के निर्माण में बहुत 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 सारे धार्मिक दृष्टिकोण सामने आए थे कि भाई मतलब एक तरीके से इस चीज़ पे नोट करना कि, तो इन्होंने धीरे धीरे ये देखना शुरू करा कि भाई औरतों की दृष्टि से समाज के अंदर ये सब मतलब क्या हो रहा है, कि भाई औरतों को इन्होंने ऐसा क्यों रख रखा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे सती प्रथा था, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, वो सब खत्म कर दिया था। बाल विवाह था, या फिर और भी तरीके की दहेज प्रथा भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो इन सभी चीज़ों पे इन्होंने फोकस करना शुरू करा। फिर इन्होंने अपने मजबूत इरादे बनाए और उन्होंने कहा कि भाई मैं अब इस चीज़ पर कोशिश करूँगा कि लोगों को सती प्रथा के विरुद्ध हटाने की कोशिश करूँ, कि अगर किसी औरत का पति मर गया है, उसका पति का देहांत कैसे भी हुआ हो, भाई हार्ट अटैक से हुआ हो या किसी ने मारा हो, तो उसमें किसी औरत की मतलब उसकी पत्नी की क्या गलती है जो आप उसको जिंदा उस पति के साथ जला देते हो। तो उस चीज़ पे इन्होंने सब कुछ बोलना शुरू करा। फिर उन्होंने उस चीज़ को कई भाषाओं में मतलब अपनी कुछ कृतियों में प्रचलित करा।
जैसे संस्कृत थी, हिंदी थी, बंगाली, फारसी, अरबी, हिब्रू, ग्रीक, तंत्र और पुराने नए नियम, सभी तरीके की चीज़ों में इनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती थी। मतलब 10 लैंग्वेजेस तो सिर्फ नॉर्मली बुक में ही लिखी हुई है और उससे ज़्यादा भी आती थी। तो उन सब चीज़ों में इन्होंने इन भाषाओं में औरतों के प्रति अपना दृष्टिकोण बताया और बोला कि प्लीज़ आप लोग इन चीज़ों को बंद कर दो। ठीक है, अब धीरे धीरे जब ये सती प्रथा के लिए आवाज़ उठा रहे थे तो उसी बीच में वक्त आया था 1819 का और 1811 का। और 1811 में राजा राम मोहन रॉय ने रंगपुर में सुना कि उनके भाई जो थे जगमोहन रॉय, उनकी मृत्यु हो गई है और उनकी बीवी को, उनकी पत्नी को उनके साथ ही जलाया जा रहा है। और जब तक वो पहुंचे थे, क्योंकि वो काफ़ी दूर थे, तो तब तक उनकी वाइफ को उनके साथ जला दिया गया था। तो उसके बाद से राजा राम मोहन रॉय कुछ समय के लिए काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले गए थे और उस पर उन्होंने ये बात नोटिस करी कि अब तो मैं सती प्रथा ख़त्म करे बगैर सांस भी नहीं लूँगा। मतलब उन्होंने ये ठान लिया था कि भाई सगे भाई और उनकी जो भाभी, मतलब राजा राम मोहन रॉय की भाभी थी, जगमोहन रॉय की वाइफ, उनके लिए बहुत ज़्यादा बिल्कुल माँ समान थी, क्योंकि उनकी वाइफ बहुत अच्छी थी। ऐसा बताया जाता है कि उनकी वाइफ बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत राजा राम मोहन रॉय की हर तरीके से मदद करी थी, पढ़ाई लिखाई में या सब चीज़ों में। तो उनके लिए वो बिल्कुल माँ समान थी और उनकी ही वाइफ को ज़िंदा जला दिया गया था। तो उसके बाद उन्होंने अपने इरादे और भी ज़्यादा मजबूत कर लिए थे और उन्होंने ठान लिया था कि मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक सती प्रथा को मैं ख़त्म नहीं कर दूंगा। बस एक वो जुनून वाली बात कि जुनून चढ़ गया था उनको। ठीक है, फिर 1818 का टाइम आया, सती के खिलाफ उन्होंने अपना अभियान शुरू कर दिया था और फिर 1829 में उन्होंने इस प्रथा को सरकारी विनियम का समर्थन प्राप्त कर सफल रहे थे। ठीक है, उन्होंने मतलब बेसिक क्या बता रही है, 1829 और 30 के टाइम पे सती प्रथा को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। 1816 में उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि वर्तमान समय के हिंदू बहुत कम उम्मीदों को कम से कम ये विचार नहीं रखते कि आलंकारिक रूप से प्रतिनिधित्व के रूप में सर्वोच्च आत्मा के गुण के लिए हैं। उन गुणों की प्रवृत्ति के अनुरूप आकृतियों के द्वारा वे देवी देवताओं के संप्रदाय के तहत पूजा और पूजा करते हैं। उन्होंने आगे ये लिखा था कि इन छापों के तहत इसलिए मुझे उनके शास्त्रों के कुछ हिस्सों का वास्तविक अनुदान करने के लिए मजबूर किया गया, जो न केवल एक ईश्वर के प्रबुद्ध पूजा को बल्कि नैतिकता के शुद्धतम सिद्धांतों को इस तरह के नैतिक के साथ शामिल करते हैं। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि राजा राम मोहन रॉय गीता भी पढ़ी थी, बाइबल भी पढ़ा था, कुरान भी पढ़ा था। इन्होंने ये सारी चीज़ें औरतों के खिलाफ जो चीज़ें हो रही थी इसलिए पढ़ी थी। वो ये देखना चाहते थे कि किस धर्म में लिखा हुआ है कि आप लोग औरतों को जिंदा जला दो या मार दो या उनका कोई भी हक नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इन सभी चीज़ों को पढ़ा था और काफ़ी डीपली पढ़ा था। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मणों के द्वारा जो शोषण होता था उनको रोकने की पूरी कोशिश करता रहा, क्योंकि ब्राह्मण सिर्फ दास पर, मतलब जो शूद्र और वैश्य थे उन पर ज़्यादा वो करते थे और उसके अंदर औरतें भी शामिल थीं। ठीक है, इसलिए राम मोहन रॉय ने जो उनकी धर्म और ये सब पूजा था इस सब के खिलाफ ये बोला कि पुजारी वर्ग को इतनी पावर मत दो कि वो आपके खिलाफ कोई भी कदम उठा सके। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ये है कि उन्होंने ये वाली बात बोली कि मतलब ये उन्होंने नहीं बोला, ये सब बोलते हैं कि राजा राम मोहन रॉय एक महान व्यक्ति और निडर व्यक्ति थे जिन्होंने हर परिस्थितियों में अपना बिना कुछ सोचे उन परिस्थितियों को सुधारने की कोशिश करी थी। ठीक है, सो आपका जो ये राजा राम मोहन रॉय है ये अभी हाफ हुआ है। इनकी जो बेसिक थ्योरी है राइट्स वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। सो आज की क्लास के आप नोट्स प्रिपेयर करते चलिए और जो आपको बुक्स बताई हैं उसको साथ में लेकर बैठा करिए। ठीक है, सो आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो या आपके पास सजेशंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।